जो हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ माफियाज के खिलाफ, मैं जिससे जंग नहीं लड़ने वो पाकिस्तान की अदलिया। पीडीएम के अंदर दरारें पड़ने वाली हैं, पीडीएम की हुकूमत का खात्मा होने वाला है और उसकी वजह अवाम है। जिस तरह से अवाम ने लब्बैक कहा इमरान खान की हर कॉल पर और जिस तरह से अवाम बाहर निकली है, अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। ये हुकूमत अब जाने वाली है, वो दिन दूर नहीं, चंद हफ्तों के बाद एक बार फिर इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान का हल्फ उठाने जा रहे हैं। इमरान खान 2/3 अक्सरियत से ज्यादा लेकर असेंबली में आने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। आज के पैनल का तारुफ करवा दूँ। सलमान आबिद साहब, इस्माइल कासिम साहब, हैदर वहीद साहब और जैगम खान साहब आज के पैनल का हिस्सा है। नाज़रीन, साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को तौहीन अदालत केस में वक्ती रिलीफ मिल गया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने तौहीन अदालत केस की समाअत की है। इमरान खान अदालत में पेश हुए और समाअत के आगाज़ पर अदालत की इजाज़त के बाद प्रोस्ट्रम पर आए। एक बार फिर अपने बयान की उन्होंने वजाहत की और कहा कि कभी भी अदलिया के जज्बात को ठेस पहुंचाने की नीयत नहीं थी। खातून जज से जाकर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूं। उन्होंने ये भी कहा कि यकीन दिलाता हूं कि आइंदा कभी भी ऐसा अमल नहीं होगा। इमरान खान की रजामंदी के बाद चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर आपको गलती का एहसास हो गया और आप माफ़ी के लिए तैयार हैं तो ये काफ़ी है। अदालत ने 29 सितंबर तक इन्हें अपने बयान से मुतालिक हलफनामा जमा करने की मोहलत देते हुए केस की समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इसी से मुतालिक आज हमारा पहला सवाल होगा एक्सपर्ट्स के लिए। जैगम खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। जिस तरह से तौहीन अदालत केस को सामने रखते हुए, चूँकि जाहिर है जब अदालत में मामला होता है तो हम इम्कानात और मुमकिनात पर ही बात कर सकते हैं। इमरान खान साहब ने माफ़ी मांग ली, अदालत ने उन्हें मौका दिया, फिर फ़र्द जुर्म का फैसला करने के लिए आज की जो हेयरिंग थी, आज उन्होंने ये माफ़ी मांगी। आपके ख्याल में जो इमरान खान पर एक नाअहली का ख़तरा था वो टल गया? जी, मेरे ख्याल में इस केस के हवाले से तो नाअहली का ख़तरा टल गया, क्योंकि जिन अल्फाज में माफ़ी अदालत को चाहिए थी वो उन अल्फाज में माफ़ी मांगने को तैयार हो गए। अगर आप उनकी पहले जो उनकी प्ली थी उसको देखें, उसमें भी उन्होंने तकरीबन माफ़ी मांग ली थी, लेकिन वो माफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल करने को तैयार नहीं थे और उन अल्फाज में माफ़ी मांगने को तैयार नहीं थे जिन अल्फाज में माफ़ी मांगने के बाद अदालत नरमी अख्तियार किया करती है। और हम देख रहे हैं कि इस अदालत में अतहर मिनल्लाह साहब जो हैं वो इन मामलात में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ज़रा लीनियंट व्यू रखते हैं, अगरचे वो पहले बड़ी सख्ती से बता चुके थे कि ये मामला है कोई सादा सा मामला नहीं है, ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मामला है, यानी तौहीन अदालत की भी जो सख्त तरीन शक्ल हो सकती है ये वो है। और वो ये भी बता चुके थे कि आला अदालत और सुप्रीम कोर्ट इससे पहले कंटेम्प्ट के मामला की कितनी सख्त राय रखती है, सख्त सजाएं देती है, और वो ये भी कह चुकी थी कि हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की पाबंद है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने नरम रवैया रखा। मेरे ख्याल में अच्छी बात है, इतने बड़े सियासी रहनुमा को या किसी भी पार्लियामेंटेरियन को जब वो माफी मांगने के भी तैयार हो, उसका करियर खत्म करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो सवाल है जो उठाया जा रहा है, उठाया जाता रहेगा, वो 2 पैमानों का है। पैमाना होना चाहिए, ये बेहतर पैमाना है, लेकिन यही पैमाना सब पर लागू होना चाहिए था और लागू होना चाहिए। अब जाहिर है जो लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सख्त तशरीह के नतीजे में जिनको सजा भुगतनी पड़ी, वजारत उज़्मा से निकलना पड़ा, वजारतों से निकलना पड़ा, सियासत से निकलना पड़ा, पार्लियामान से निकलना पड़ा, इलेक्शन के लिए नाअहल हुए, वो तो ये सवाल पूछने में हक बजानिब है ना कि हमारे साथ नरमी क्यों इख्तियार नहीं की। ठीक, सलमान आबिद साहब, ज़ाहिर है हम जब ये फ़र्द जुर्म आयद होने की बात हुई थी तब भी आप भी इस शो में थे, यहाँ इसी शो में ये बात हो रही थी कि ये इमरान खान की स्ट्रेटजी हो सकती है कि वो आगाज़ में ज़ाहिर है वो इस तरह से मामलात लेकर चल रहे हैं। पहले उन्होंने अपने अल्फाज वापस किए, आज उन्होंने माफ़ी मांग ली, अब जो नाअहली की एक तलवार लटक रही थी, आपके ख्याल में वो ख़तरा टल गया? और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मशवरा दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो असम्बलियों में वापस चले जाएँ। आपको लगता है इमरान खान साहब जाएंगे वापस असम्बली में? ठीक है, नाअहली की तलवार तो काफ़ी हद तक जो है ना वो नरम हो गई है। जिन लोगों का ख्याल था कि आज इमरान खान के ऊपर फ़र्द जुर्म लग जाएगी और वो काफ़ी अब जिसे कहते हैं ना पुरजोश थे इस वाले मामले में, लेकिन इमरान खान ने जिस तरह से कार्रवाई शुरू होते ही माफ़ी मांगी है और आखिरी हद तक जाके माफ़ी मांगी है,
कहा है कि अदालत जिस तरह से भी कहेगी मैं उनके पास पेश होकर भी माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। तो मेरा ख्याल है कि यही वो ऑप्शन था जो इमरान खान के पास इस वक्त मौजूद था। अगर वो ये ऑप्शन इख्तियार ना करते तो फिर फ़र्द जुर्म और उसके बाद एक कार्रवाई होनी थी। एक बात तो ये है, और ये बात हम में से बहुत से लोगों ने की थी कि इमरान खान साहब को लफ्ज़ माफ़ी जो वो नहीं मांग रहे थे लफ्ज़, उसको उनको कहना पड़ेगा, क्योंकि अदालत अब शायद उनके लिए वो रियायत ना दे कि वो चंद अल्फाज के ज़रिए अपने आप को बाहर निकालने में कामयाब हो जाएँ। तो आज वो बात आ गई है सामने। अब ये जो जैगम साहब ने बात की है कि जी दोहरे मेयारात, यानी कि एक के बारे में क्या फ़ैसला और एक के बारे में क्या फ़ैसला है। देखिए अदालती तारीख़ जो है ना, हमारी कानूनी तारीख़, उसमें हर केस का एक उसके साथ एक दूसरा डिफरेंट कंपैरिजन होता है। अगर आप सारों को एक जैसा जोड़ने की कोशिश करेंगे, मसलन अब निहाल हाशमी की तकरीर को अगर वो इमरान खान की तकरीर के साथ जोड़कर देखेंगे तो मैं समझता हूँ ये बड़ी ज़्यादती होगी। तलाल चौधरी साहब की तकरीर को अगर आप जोड़ेंगे इमरान खान के साथ तो बड़ी ज़्यादती होगी। एक उनका सब्सटेंस कुछ और था, इनका सब्सटेंस बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन क्योंकि अदालत है, अब मेरे और आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? वो यही है ना कि हम अदालत के फैसलों का एहतराम करें। और इमरान खान को भी देखिए ना, इसी अदालत के सामने ही सरेंडर करना पड़ा है। वो बिल्कुल सरेंडर होने के लिए तैयार नहीं थे, वो बिल्कुल बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फाइनली अल्टीमेटली उनको इसी अदालत के सामने सरेंडर करना पड़ा है। अब ये अदालत का सवाबदीद है। अब देखिए ना, कानून के अंदर भी एक सुकम है। आप ये अदालत जो अपना जजेस होते हैं उनका ये सवाबदीदी इख्तियार होता है कि वो फिर माफ़ी कबूल करते हैं या नहीं करते हैं, वो उसी के मुताबिक चलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसको इस तनाजुर में देखने की बजाय जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इमरान खान जो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं थे कोर्ट के सामने, वो उन्होंने सरेंडर कर लिया। एक बात। अब दूसरी बात आपने की है कि क्या वो दोबारा असम्बलियों में जाएंगे। देखिए बहुत से लोगों की ख्वाहिश तो हो सकती है कि इमरान खान दोबारा असम्बलियों में जाएं। मैं नहीं समझता कि इमरान खान असम्बली में जाएंगे, और अगर गए भी उनके कुछ लोग तो वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो इस वक्त पोलराइजेशन है वो मसला असम्बली में जाके रिजॉल्व नहीं होना। आज राना सनाउल्लाह साहब ने क्या किया, उन्होंने कहा मैं तो इस बदबख्त के साथ बात तक करने के लिए तैयार नहीं है हमारी हुकूमत। जितने सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। तो अगर वो पार्लियामेंट में चले भी गए तो उससे कौन सा वहाँ पे जाके वो कफारा अदा हो जाएगा, और कौन सा शहबाज इमरान खान आपस में बैठ जाएंगे, बिलावल साहब और इमरान खान बैठ जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता इस वक्त जो पॉलिटिकल डेफिसिट है उसके अंदर मसला ये है कि जनाब ये पार्लियामेंट में जाएं ताकि मसला हल हो जाए। इससे मसला हल नहीं होगा। फाइनली अल्टीमेटली बात जाएगी इंतखाबात की तरफ। वो आज होते हैं, कल होते हैं, परसों होते हैं, लेट होते हैं, ये जाके मामला सारा इलेक्शन की तरफ ही जाएगा। सही है। अब लीगल ओपिनियन हम ले लेते हैं। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, जिस तरह से मामले पर हम बात कर रहे हैं, तौहीन अदालत केस में इमरान खान ने माफ़ी मांगी, वक्ती रिलीफ मिल गया, किस तरह से आप इस केस को देख रहे हैं? क्योंकि ये तो प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि इस केस पर नाअहली भी हो सकती है। तो जिस तरह चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं उसको मद्देनजर रखते हुए इस पर रोशनी फरमाइएगा कि अब वो जो नाअहली का खतरा था वो टल गया। बिल्कुल, ये आप गलत फहमी है। देखिए केस तो अब भी उसी जगह पर है जिस जगह पे था। ये पड़ा है कि आज उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी कोर्ट कार्रवाई शुरू होने से पहले, से कोर्ट ने उनको मौका दे दिया कि आप एक और बयान कर दें, लेकिन जुर्म ये आप याद रखें वो 3 अक्टूबर तक वो देंगे अपना जो हल्फिया बयान है, और 3 अक्टूबर को जो बात करने की वो कर दी। तो केस तो अपनी जगह पर मौजूद है। अब ये है कि अगर उनका जो लिख के देते हैं वो ऐसा है जो कि जो माफ़ी की जो रिक्वायरमेंट है कोर्ट के सामने वो पूरी करती है, तो उस वक्त उनको माफ़ी मिल जाएगी। अगर पूरी करती है उनको नहीं मिलेगी। सही। लेकिन जैसे रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, जिस तरह आज उन्होंने वर्बल माफ़ी मांगी और हल्फनामा जिस तरह आप कह रहे हैं वो जमा कराने के बाद फिर ये देखा जाएगा कि वो उनको किस तरह से एक्सेप्टेंस होती है उनके हल्फनामे की। लेकिन क्या आप ज़्यादा वजाहत से बता सकते हैं कि आप इस वक्त जो केस की सिचुएशन है, इमरान खान साहब वो हल्फनामा भी दे देते हैं माफ़ी का जिसका उन्हें कहा गया है, तो उसके बाद वो रिलीफ की जो बात हो रही है वो उसकी गुंजाइश निकलेगी उनके लिए? रिलीज क्या मतलब? उनको रिलीफ मिलेगा इस केस से? अब ये तो मैं कह नहीं सकता, ये तो जजेस का फैसला है कि नहीं। लेकिन फिलहाल तो अभी तो उनके फ़र्द जुर्म आयद होनी है 3 अक्टूबर को। अगर उनका बीच में ये हल्फिया बयान जो है इस किस्म का है कि वो उसको माफ़ी तस्वर किया जा सके, जो कानून के तकाजे हैं उसको पूरा करता है, तो उस वक्त उनको रिलीफ मिल जाएगा। और ये ना भूलें कि एक जज नहीं, यहाँ पर 4 जजेस। तो ये भी आपको सोचना चाहिए कि हर एक चारों को सेटिस्फाई करना है या कम से कम मेजॉरिटी को सेटिस्फाई करना है। ठीक।
ठीक, बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, आपने वक्त दिया और हम बात कर रहे थे। इस्माइल कासिम साहब, जिस तरह जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने भी कहा कि ज़ाहिर है अभी ये मामला अदालत में हम इस पर ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते और इमरान खान साहब ये हल्फनामा जमा कराते हैं, उसके बाद सिचुएशन क्लियर होगी कि आगे ये केस किस तरह से प्रोसीड करता है। आपके ख्याल में पॉलिटिकली अगर हम बात करें, मुमकिनात पर अगर हम बात करें, तो जैसे सलमान आबिद साहब भी कह रहे हैं कि जोड़ना नहीं चाहिए इमरान खान के केस को तलाल चौधरी, निहाल हाशमी के केस के साथ, तो अब इमरान खान को वो रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जो एक नाअहली का ख़तरा था आपके ख्याल में वो टल गया? बहुत शुक्रिया दुआ। देखें, ऑब्वियसली एब्सोल्युटली राइट, सलमान आबिद साहब की बात ठीक है, कंपैरिजन नहीं बनता, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों बातों के अंदर। जहाँ तक प्रेजेंट इमरान खान साहब की बात है, तो देखिए उनके पास एक चीज़ का एडवांटेज तो है और ये मानना पड़ेगा, मतलब जो मैस फॉलोइंग है, मुल्क जो है वो बड़ा हमारा ना ख़तरनाक पोजीशन के ऊपर है, तो यू कैन नॉट अफोर्ड के ऑब्वियसली एक और तौर पे एक और इंस्टेबिलिटी की तरफ हम चले जाएं और एक और मसला बन जाए। नॉट सेइंग कि ये कंसिडरेशन में आता है इतलिया के, नॉट एट ऑल, लेकिन ऑब्वियसली जहाँ पे इमरान खान साहब ने एक नॉन इशू था माफ़ी मांगना ना मांगना, वो इंटेंशनली मेरा ख्याल है उन्होंने पहले नहीं मांगी, वो खेलते हैं, वो माइंड गेम्स, चूँकि वो क्रिकेट के उनका जो एक्सपीरियंस है वो वही सियासत में उन्होंने रेप्लिकेट किया है, और जो उनकी अपोजिशन है या जो उनके जो अगेंस्ट जो उनके खड़े हुए हैं वो नहीं समझ पाए इस चीज़ को, वही चीज़ वो यहाँ पे रेप्लिकेट कर रहे हैं। अब देखें, जहाँ तक उनके ऊपर रिलीफ है तो आई स्ट्रांगली थिंक, एंड ऑब्वियसली थिंक ही कर सकते हैं, अभी सब्जेक्ट मैटर है, तो उनको रिलीफ मिल जाएगा। वो यहाँ से आएंगे, ऑपोजिशन को या जो भी लोग हैं वो सिर्फ एक चीज़ चाह रहे थे कि इमरान खान का अगर पॉलिटिकली आप काउंटर नहीं कर सकते तो उनको नाअहल करवा दिया जाए, इसीलिए केसेस बनाए गए। दो बड़े इंपॉर्टेंट केसेस थे, एक दहशतगर्दी वाली जो उनके ऊपर शिक थी और दूसरा ये वाला था तौहीन अदालत। तो इसके अंदर देखें, हम अगर हम जो लोग ये काउंटर नैरेटिव पेश कर रहे हैं कि लाडला है या ये है, तो उसके अंदर फिर राना शमीम वाली भी एग्जांपल हमारे सामने ही है। उन्होंने भी तो आके लेटर ही आके कहा ना कि अपना ये बयानी अपना या जो मुआफ़ी नाम है वो लेटर आके उन्होंने प्रेजेंट किया। तो सेम इज़ द केस विद इमरान खान, एंड आई बिलीव कि जो मैस फॉलोइंग है उनकी, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। सही। ज़ैगम खान साहब, मैं चाह रही थी कि आप क्विकली एक ज़िमनी सवाल मैं करना चाह रही हूँ आपसे, उस पर भी कॉमेंट कर दिया जाएगा, जो मैंने सलमान आबिद साहब से भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने मशवरा दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असम्बलीज़ में वापस जाने का। फैसल जावेद साहब कहते हैं कि इमरान खान चंद हफ्तों में दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। आप क्या देख रहे हैं, ये पीटीआई असम्बलियों में जाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा दोबारा से ये बात कर रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, क्या कोई ऐसी आपके ख्याल में कोई ऐसी खबरें हैं या ऐसी सिचुएशन बन रही है? देखिए, खबरें तो ऐसी कोई नहीं है, लेकिन अगर आप थ्योरेटिकली देखें, असूली तौर पर तो ये मुमकिन तो है। अगर उनके इत्तेहादी जो उनको छोड़कर चले गए थे और पीडीएम के साथ मिल गए थे, जिसकी वजह से उनकी हुकूमत गिर गई थी, अगर वो उनको मना के वापस ले आए और खुद असेंबली में चले जाएं तो हो भी सकता है, लेकिन चंद हफ्ते में तो मतलब इलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। नए इलेक्शन के तहत तो चंद हफ्तों में आ नहीं सकते, वो तो कई महीने चाहिए। अगर कल भी इलेक्शन अनाउंस कर दिया जाए तो ज़ाहिर है कल इलेक्शन अनाउंस नहीं होंगे, लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि असेंबलियों में वापस आकर वो अपसेट क्रिएट कर सकते हैं और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि फैसल जावेद साहब एक माहौल बना रहे हैं या जहनी तौर पर तैयार कर रहे हैं फॉलोअर्स को कि वो असेंबली में वापस आने वाले हैं और हम असेंबली में आकर हुकूमत को उल्टाने वाले हैं। तो इत्तेबाज हो सकता है असेंबली में आने का, क्योंकि इसका इम्कान पीटीआई ने हमेशा खुला रखा है कि वो असेंबली में वाज़े तौर पर उन्होंने बाहर जाने का फैसला नहीं किया, क्योंकि असेंबली को क्विट करना तो बड़ा आसान है। अगर वो एक दिन इकट्ठे होकर चले जाएं और फ्लोर पर खड़े होकर एक बंदा जो है 2-2 मिनट में कह दे या 2-2 घंटे की तकरीर करके कह दे कि जनाब स्पीकर साहब मैं इस्तीफा दे चुका हूँ, मेरा इस्तीफा अब आप कबूल करें, तो स्पीकर के पास उसके अलावा कोई चॉइस नहीं रहेगा, अदालतों में जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जाहिर है वो रास्ता उन्होंने नहीं दिया जिस रास्ते से उन तमाम का इस्तीफा कबूल हो जाता, उसको हथियार के तौर पर ही यूज कर रहे हैं। मेरे ख्याल ऑप्शंस ओपन है और पीटीआई इन सब ऑप्शंस पे गौर कर रही है। सही है जी, ऑप्शंस ओपन है और पाकिस्तान इंसाफ इन सब ऑप्शंस पे गौर कर रही है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल, पाकिस्तान में सैलाब से तबाही, क्या दुनिया इमदाद के वादे पूरी करेगी? राय लेंगे ब्रेक के बाद। I recently saw it with my own eyes in Pakistan, where 1/3 of the country is submerged by a monsoon on steroids. We meet much of Pakistan is still underwater, needs help.
नाज़रीन, पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गई और नुकसानात के अजाले के लिए आवाज़ें उठना भी शुरू हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा और हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली मुतासरा इलाकों के दौरे पर हैं। उन्होंने दुनिया से पाकिस्तान के लिए डू मोर का मुतालबा किया है और ख़बरदार किया कि मुतासरीन की हंगामी बुनियादों पर मदद की जाए। अगर बर वक्त मदद ना पहुँची तो बचने वाले भी नहीं बचेंगे। उधर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास भी जारी है। आलमी बरादरी की जानिब से भरपूर इमदाद के ऐलान किए जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इस इजलास में शरीक हैं और वो आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी कर रहे हैं। कल वो जनरल असम्बली से खिताब भी करेंगे। लेकिन तशवीशनाक यहाँ पर बात यह है कि पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा की हंगामी अपील पर आलमी बरादरी की जानिब से वादे तो किए गए हैं, लेकिन अभी सिर्फ $6 करोड़ मिले हैं। इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा ने अगले महीने के शुरू में दोबारा अपील करने का फैसला किया। इसी से मुतल्लिक हमारा सवाल होगा और इस पार्ट में हमें हाफिज़ ताहिर साहब ने भी ज्वाइन किया। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। हाफिज़ ताहिर साहब, मैं आपसे ही आगाज़ करूँगी। जिस बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में सैलाब से तबाही हुई है, दुनिया वादे तो कर रही है, आलमी बरादरी की जानिब से वादे किए गए हैं, लेकिन इमदाद की मद में अभी सिर्फ $6 करोड़ मिले हैं। आप समझते हैं कि इस सारी सिचुएशन को दुनिया समझेगी और इमदाद के वादे को पूरा करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि ये जो इस वक्त हमारी सूरत हाल है, इसमें अब खुद अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। तो दुनिया को तवज्जो करनी होगी इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है। पाकिस्तान अकेला इससे नहीं निपट सकता। हम 70% पाकिस्तान इस वक्त पानी के जो सैलाब का और पानी का शिकार हो चुका है। जहां आगे सर्दियां आ रही हैं, तो जहां पर हमें दुनिया को मुतवज्जे करना है, वहां अंदरूनी तौर पर भी हमें आपस में अगर पाकिस्तान में आज तय हो जाए कि 3 माह के लिए हम ये जो इस वक्त हमारी जंगो जदल है आपस की, इसको एक तरफ रख दें और सैलाब ज़दगान की बहाली की तरफ, तो दुनिया भी हमारी तरफ और मुतवज्जे होगी। दुनिया को भी ये एहसास होगा कि ये वाकई इनके इतनी बड़ी तबाही में ये खुद भी मुतवज्जे हैं, खुद भी निकले हुए हैं। हम तो रोज एक दूसरे की ऐसी तैसी कर रहे हैं और अभी तक ये पाकिस्तान की तारीख में पहला मौका है कि इतना बड़ा हादसा हो गया और हम आपस में मिल बैठने को तैयार नहीं है। हम अगर हम मिल बैठे, एक दूसरे के मुआविन बने, कहीं पर खान साहब की बात सुनी जाएगी, कहीं पर शहबाज शरीफ साहब की, कहीं पर जरदारी साहब की। आर्मी चीफ तो हमारे लगे ही हुए हैं, वो तो मुसलसल दोस्त ममालिक के साथ भी और दुनिया के साथ वो तो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन क्या जो हमारी कौमी क़यादत है, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस पर सिर्फ यही है कि ये इक़्तिदार में हो तो ठीक है, ना हो तो लड़ते रहें आपस में। 3 माह या 6 माह ये मुकर्रर करें, निकले, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। माजी में भी हम देखते हैं कि हमारे साथ दुनिया ने ताउन किया, दोस्त ममालिक ने भी ताउन किया। हम अपनी हकीकी सूरत हाल दुनिया के सामने लेकर आए। हम लोगों को अभी तक सही सूरत हाल इल्म नहीं है। जैसे अभी आपने कहा, वो जो अदाकारा है, अक़वाम मुत्तहिदा की सफ़ीर है, जो उन्होंने कहा है कि हमें तो तसव्वुर ही नहीं था कि पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है। और मैं इस वक्त कराची में हूँ, जो अंदरून सिंध, जो बलोचिस्तान और पंजाब में भी जो कुछ हुआ है, ये लाहौर में बैठ के या कराची में बैठ के या इस्लामाबाद में बैठ के उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। लोगों का सब कुछ तबाह हो गया है, लोगों के सामने उनके बच्चे पानी ले गया, लोगों के सामने उनके अमलाक पानी ले गया है, घर तबाह हो गए हैं। तो 70% पाकिस्तान इस सूरत हाल का इससे दो चार है। बात कल अमरीकी सदर ने भी की है, हम तुर्की के सदर ने जिस तरह बात की, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। सऊदी अरब के अंदर तमामी मुहिम चली हुई है। अमारात इस वक्त सबसे ज्यादा अमारात से आप देखेंगे इमदादी जो है जा रहे हैं, आ रही, लेकिन आगे सर्दी भी है। और मैं अपील करूंगा आपके, मुझे सिर्फ 2-3 सेकंड दे दें, आपके जरिए भी कि इस वक्त जो औरतों की और बच्चों की सूरत हाल है, उसमें उनके खाने का और उनके जनाब बाकी चीजों का की तरफ आलमी इदारों को भी और हमारे जो पाकिस्तान के अंदर इदारे हैं उनको भी तवज्जो करने की जरूरत है। और बाकी ये है कि अगर हम आपस में मिल बैठे और कम से कम सैलाब के मसले में मिल बैठे, तो मेरा अपना ख्याल है
कि इंशाअल्लाह मजीद मुश्किलात आसान हो जाएंगी। अगर इंतखाबात के लिए आप बैठ सकते हैं तो अपनी कौम जो डूबी हुई कौम आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी जो अपील है यकीनन यही आवाज़ है, सबकी मदद होनी चाहिए, ख़ासतौर पर ख़वातीन और बच्चे जो इस वक्त बहुत बुरी हालत में हैं। और ना सिर्फ आलमी इदारों को बल्कि पाकिस्तान के अंदर जितने तमाम इदारे हैं जो इस वक्त काम करें, हम बार बार बात करते हैं कि मुत्तहिद होकर काम करें। सलमान आबिद साहब, ये बात तो है कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, हम जब भी किसी भी टॉपिक पर बात करते हैं तो दुनिया आप पर ट्रस्ट नहीं करती। लेकिन अब जिस तरह की सिचुएशन है, दुनिया को इदराक भी हो गया है कितने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, आपको लगता है जो इमदाद के वादे किए जा रहे हैं वो पूरे होंगे? देखिए, अगर दुनिया को इदराक हुआ है तो उसके अगेंस्ट तो फिर बहुत ज़्यादा माली इमदाद आनी चाहिए थी ना। आपने तो खुद ही कहा कि अभी बहुत कम पैसे आए हैं। बात सारी ये है कि हम सारी डिपेंडेंसी इंटरनेशनल कम्युनिटी पे लगा देते हैं और ख़ुद कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते। ये बात ठीक है हाफिज़ साहब की कि इस वक्त ये सारी जो इस वक्त क्राइसिस है सैलाब का, ये अकेली तनहा हुकूमत तो नहीं हल कर सकती ना। इसमें आलमी इदारों को भी आना पड़ेगा, पाकिस्तान के अंदर भी मुखिर हज़रात, समाजी तंजीमें, सबको मिलकर रोल प्ले करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि जो इमदाद आती है ये लगती कैसे है? क्या इसकी कुछ शफाफियत पे कुछ सवाल उठाए जाते हैं? क्या ये सवाल उठाए जाते हैं कि जो मुस्तहकीन हैं, जो मुतासरीन हैं, उन तक ये पैसे पहुंच पाएंगे? अभी मैं कल की तस्वीर देख रहा था, एक एक पाव दाल के पैकेट बना के सियासी लोग जो हैं उसमें अपनी तस्वीरें लगा के सिंध के अंदर लोगों को राशन दे रहे हैं, यानी दालें बांट रहे हैं और साथ आईडी कार्ड की कॉपी भी मांग रहे हैं। ये वतीरा हमने बनाया हुआ है। हमारे पास आज भी फूड डिस्ट्रीब्यूशन का कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है। और जलजला था, 2010 का सैलाब था, इतने पैसे पाकिस्तान के अंदर आए, क्या हमने उससे इदारे बनाए? क्या हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया? क्या हमने अपने लिए जो जरूरी इंतजामात उठाने थे वो किए? आप देखिए, अप्रैल में अलर्ट आया, मई में अलर्ट आया, जून में अलर्ट आया। आपकी फेडरल गवर्नमेंट सो रही थी, आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट सो रही थी। फिर आपने एनडीएम में, पीडीएम में, डीडीएम में बनाए, उनका प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कोई लेज ऑन नहीं है, उनका फेडरल गवर्नमेंट से कोई लेज ऑन नहीं है। तो भाई आप बाहर के लोगों से जरूर उम्मीदें रखें, लेकिन कुछ अपना दाखिली एहतसाब भी तो करें ना। अब आप देखिए 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमतें कहाँ बेबस नजर आ रही हैं। कल मैं देख रहा था प्रोग्राम टीवी के ऊपर, सारे लोग जो हैं सियासी क़यादत को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कोई, चाहे वो पीटीआई की हुकूमत हो और चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, लोगों को तो रिलीफ नहीं मिल रहा। तो जो पैसा आ रहा है, चाहे वो इमरान खान की शक्ल में आए, चाहे वो हुकूमत की शक्ल में आ रहा है, कहीं आ रहा है, वो डायरेक्ट हमारे पास ऐसा ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है। और जो लॉन्ग टर्म हमें प्लानिंग करनी होती है सैलाब से निपटने के लिए, वहाँ हमारा कोई होमवर्क ही नहीं है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ज़ैगम खान साहब, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तो हम बात ही ना करें क्योंकि वो हम कर नहीं सके। आपको लगता है कि सैलाब मुतासरीन की इमदाद को लेकर जो प्राइम मिनिस्टर साहब मुलाकातें कर रहे हैं वो कितनी मौसर साबित होंगी? और जिस तरह सलमान आबिद साहब कह रहे हैं कि तनहा हुकूमत तो नहीं कर सकती, सबको मिलकर करना होगा। जो दुनिया वादे कर रही है, क्या आपको लगता है कि वो इस मुसीबत की घड़ी में काम आएगी? मुझे नहीं लगता कि दुनिया में डोनर फटीग आ गई है। एक तो आप ये भी देखिए कि दुनिया खुद एक बहुत बड़े माशी बहरान की जद में है, जिसमें तरक्की याफ्ता मुल्क जो अमली तौर पर दूसरे मुल्कों की मदद किया करते थे, तरक्की पजीर मुल्कों की मदद किया करते थे, उनमें से भी बहुत से मुल्क एक माशी तकलीफ से गुजर रहे हैं, बहरान से गुजर रहे हैं। और वहाँ उनकी अपनी ज़रूरियात जो आ गई है, रूस की जंग की वजह से भी आती है कि वो तरक्की पजीर मुल्कों की बजाय अपने मसलों को इस वक्त हल करना चाहते हैं। और एक देखिए, एक लिमिट है, एक हद तक हमारी कोई मदद करेगा, जो हमारी ज़रूरियात का लेवल है उसमें दूसरों पर इन्हिसार करना बहुत मुश्किल है। हम दूसरों से तो कह रहे हैं कि वो आए और हमारे गरीब लोगों की मदद करें, लेकिन क्या पाकिस्तान के पॉलिसी प्लानर्स गरीब लोगों पर नजर रखते हैं? क्या वो खुद गरीबों की मदद चाहते हैं? अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान की आधी आबादी अनपढ़ ना होती, आधी आबादी सेहत से महरूम ना होती, आधी आबादी तमाम सहूलतों से महरूम ना होती। अहम तरीन बात, जाहिर फौरी तौर पर अहम बात जो है वो रिलीफ है, लोगों की तकलीफ को दूर किया जाए। उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन है कि किसी न किसी तरीके से उनकी ज़िंदगी बहाल हो, दोबारा वो अपनी गाय पाल सके, वो अपना खेत जो है उसमें गंदम उगा सके, अपने घर में रह सके। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो प्रिपेयर्डनेस है। क्या हम इसके बाद अगली मुसीबत के लिए तैयार होंगे? क्योंकि अगली मुसीबत जरूरी नहीं कि 10 साल बाद आए, 20 साल बाद। क्लाइमेट चेंज का मतलब ये हमें मालूम ही नहीं है कि अगली बार कुछ ऐसी मुसीबत या इससे बड़ी मुसीबत कब आए, वो अगले साल भी आ सकती है। सबसे अहम काम क्लाइमेट चेंज के हिसाब से प्रिपेयर्डनेस है, लोगों को
बनाना है, लोगों की रेजिलियंस डेवलप करना है कि लोग कोई तकलीफ को सहने के काबिल हो और हमारे शहर वो आफात को सहने के काबिल हो और हमारे जो मुख्तलिफ जिले हैं वो आफात को सहने के काबिल हो। हमने कुछ काम तो किया, 2010 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी बनाया, एनडीएमए भी बनी, डीएमए भी बनी, बीडीएमए भी बनी, लेकिन हमने देखा कि जब उनके फाल होने की जरूरत आई तो उस वक्त रोल कर सके। बिल्कुल आपकी बात। इस्माइल कासिम साहब, आपको लगता है कि दुनिया जो इमदाद के वादे कर रही है वो पूरे करेगी? देखें दुआ, एक चीज़ अंडरस्टैंड करना बड़ी ज़रूरी है जो कि बिलावल भुट्टो ने भी वहाँ पे की है और वो बड़ा स्पॉट ऑन पॉइंट है। हमें भीख नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमारी जो कैंपेन हो रही है ना उसके अंदर एक चीज़ की कमी है। What needs to be understood is कि these are damages जो कि आपको पे करने हैं। ग्लोबल एमिशंस जो हैं उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, लेकिन यूएस, चाइना ये तो ग्रेटेस्ट एमिटर्स हैं उसके ग्रीन हाउस गैसेस के, जिन्होंने क्लाइमेट चेंज के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। आप किस तरह डेवलप्ड कंट्री हैं आज, क्योंकि आपने फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया। अब आप कहते हैं कि जी रिन्यूएबल पे शिफ्ट कर, जो हम कैसे कर जाएं, हम नहीं कर सकते इतनी जल्दी। हमारे पास ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है ना ही वो पैसे हैं। तो ये जो पैसे भी आप दे रहे हैं ये डैमेजेस के अंदर हैं, आपको ये देने होंगे, हम आपसे लेंगे, हम भीख नहीं मांग रहे। तो ये तो बयानिया थोड़ा सा गलत है कि आप हमारी मदद कर दें, मदद कर दें। उनका मदद करना ज़रूरी है, उनको भी पता है इस चीज़ का। वो क्यों ये चीज़ बार बार दोहरा रहे हैं? बिकॉज उनको पता है कि जो ग्लोबल इमिशंस हैं उसके अंदर हमारा तो कोई रोल ही नहीं है। हमने कितनी को डेवलपमेंट कर लिया। अगर हम चाइना की बात करें, चाइना की तो पूरी इंडस्ट्री जो हमने ग्रोथ की है, जो पॉवर्टी से निकले हैं, वो तो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर निकले हैं। मैन्युफैक्चरिंग से फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग उसके अंदर आती है। यूएस को आप देख लें तो जितना भी डेवलप्ड वर्ल्ड है वो आज वहां पे बड़ा हीरो बन के बैठा हुआ है कि जी रिन्यूएबल पे स्विच करना चाहिए, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न नहीं करना चाहिए, कंबस्शन ना करें, आप अपनी क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करें, बचाएं। तो आप पिछले 50 सालों से जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई आपने यही कुछ किया है। आप वहां पे अब खुद फैंसी होके बन के बैठ गए और हमें रिस्पॉन्सिबल आप ठहरा रहे हैं। हम नहीं है, हम तो बेचारे पिस रहे हैं। क्लाइमेट चेंज इज नॉट अ मिथ, इट्स अ रियलिटी। ये सैलाब दोबारा आएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल आपकी बात दोस्त है। हम प्लानिंग नहीं करते हैं। दुनिया की इमदाद तो अपनी जगह, दाखिली तौर पर हम कहाँ खड़े हैं, हमने कितना दर्द हमारे अंदर है, हमारे सियासतदानों, हुक्मरानों ने कितने लोगों को इस वक्त जो मुतासरीन है उनकी बहाली के लिए क्या काम किया, अभी तक वो भी सामने नहीं। और ख़ासतौर पर ये जितनी भी इमदाद है वो जा कहाँ रही है, वाकई वो वहाँ लोगों तक पहुँच भी रही है या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा हमारा आज का टॉपिक है जिसमें हम ये सवाल रखेंगे, पाकिस्तान मुसलसल बहरानों की जद में। हम सवाल ये करेंगे कि गवर्नमेंट कहाँ स्टैंड कर रही है। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हालिया सैलाब से होने वाली तबाही के अंदाजे और तखमीने लगाने का सिलसिला जारी है। इब्तदाई तखमीनों के मुताबिक मुल्क भर में 481 अरब रुपए की फसलें और अजनास तबाह हो गई, जबकि मुतासरा इलाकों की बहाली और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ के लिए 10 अरब डॉलर से ज़ायद रकम दरकार है। इसके साथ आलमी इदारों की जानिब से मुतासरा इलाकों में सेहत और ग़िज़ाई किल्लत समेत कई बहरानों के खदशात का भी इजहार किया जा रहा है। इसी हवाले से हमारा सवाल होगा। हाफिज़ साहिब साहब, अगैन मैं आपसे आगाज़ करूँगी। पहले ही ज़ाहिर है महंगाई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, आम आदमी का जीना मुश्किल है पाकिस्तान में। अब ये जो सैलाब के हवाले से एक बड़े पैमाने पर तबाही हुई इंफ्रास्ट्रक्चर की, जाहिर है वहाँ की बहाली के लिए बार बार इमदाद की भी अपील की जा रही है, लेकिन अब ये जो बड़े बड़े खदशात, बड़े बड़े बहरानों के खदशात का इजहार किया जा रहा है पाकिस्तान में, फूड सिक्योरिटी का, फसलें और अजनास तबाह, आपके ख्याल में क्या कोई हुकूमत के पास प्लानिंग है, कोई स्ट्रेटजी है, कोई रोड मैप है जिस पर चलकर इस बहरान से पाकिस्तान को निकाल पाएगी हुकूमत? देखिए, गुजारिश ये है कि मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूँ, वजीर आज़म अमेरिका में है, लेकिन उन्होंने कल परसों रात 12:30 बजे मीटिंग की, कल दिन में 2 मीटिंगें की इसी मसले पे, पाकिस्तान फूड सिक्योरिटी और सैलाब की सूरत हाल पे। तो वफाकी हुकूमत ने, वजीर आज़म की मैं बात कर सकता हूँ, वो तो मुझे नजर आता है कि वो अपने तौर पे जो कर सकते हैं कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी चीजें जो है 18वीं तरमीम के बाद सूबों की है। अब सूबों को भी उसमें कुछ करना चाहिए। अब ये जो एक मोहल्ले की दुकान पे 2 रुपए की है, उसी मोहल्ले में 4 रुपए की वही चीज है, उसी में 6 की है। ये तो मकामी सतह की जो हमारी DC, AC, मजिस्ट्रेट लेवल है वहां पे देखना है। और फिर ये एक माफिया है जो दवाइयों वाला देख ले, पैराडोल का आप हाल देख ले क्या हो रहा है, इसी तरह जखीरा अंदोज हैं। तो ये सारे फिर वही बात आ जाती है कि ये सारे उस कौम का ख्याल कर ले जिस कौम से वोट लेके जिस पे हुकूमत करनी है।
भाई इसीलिए ख्याल कर लो कि तुमने हम पे हुकूमत करनी है, इन कीड़े मकोड़ों का ख्याल करो, ये तो आपको वोट देंगे, आप इन पे हुकूमत करेंगे। अगर ये मर गए बेचारे जो इनका हाल है तो किस पे हुकूमत करोगे? अपने लिए इनका ख्याल कर ले, हमारे लिए ना करें, कौम के लिए ना करें। ये जो 70% डूबा हुआ पाकिस्तान है इसके लिए ना करें, और है भी नहीं है। अगर होता तो ये आपस में लड़ रहे होते। लोगों के बच्चे छोटे छोटे, उनके सामने पानी ले गया, माओ के सामने बेटे चले गए, बहनों के सामने भाई चले गए, बाप के सामने बेटा चला गया। क्या किया है? उसके बाद किसने दिलासा दिया है? कहाँ है हमारे सियासी? कोई नजर आ रही है आपको? हमारे एमएलए सरदार वजीर नवाज, या सोची जाए या बेचारा मौलवी को कोशिश कर रहा है, या कुछ एनजीओ है, खुव्वत है, अल खिदमत है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ तो संगीनी का ये आलम है कि ये जो बड़े बड़े सरदार और वडेरे हैं जो उस इलाके के फिर MNA MPs मुंतखब होते हैं, वो अपनी फसलों को, अपने घरों को बचाने के लिए गरीब के घरों को, गरीब की फसलों को तबाह कर देते हैं, जानवरों को। ज़ैगम खान साहब, आप जिस तरह के बहरान सर उठा रहे हैं पाकिस्तान में, अगर हम हुकूमतों की बात कर लेते हैं, सूबों को भी इसमें ले आते हैं, तो आपको लगता है कि इनके पास कोई प्लानिंग है इन बहरानों से, इन मसाइल से निमटने के लिए? मुझे नहीं लगता कि कोई प्लानिंग हमारे पास है। यानी प्लानिंग तो आप कह सकते हैं इदारे मौजूद हैं और किसी न किसी तरह की प्लानिंग की गई है, लेकिन क्या वो प्लानिंग एक नेक नियति से की गई थी तो उस पर अमल दरामद किया जाए? अगर ऐसा किया होता तो NDMA का फैक्ट था, उसके नतीजे में आज 12 साल के बाद हमें NDMA एक बहुत मौसर अदारे के तौर पर नजर आती है। ओवरऑल प्लानिंग करनी होती है। PDMA सूबे की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जिन्होंने ज्यादा काम करना है, और जिले लेवल की अथॉरिटी PDMAs है, वो आपको मौसम तौर पर काम करती हुई नजर आती है। और अगली जो बात बनती है कि प्लानिंग का हमारा मतलब क्या है, प्लानिंग है क्या? देखिए, प्लानिंग ये है कि आप लोगों को मजबूत बनाए, जो लोगों की अक्सरियत जो किसी काबिल नहीं है, जिनको थोड़ा सा पता लगता है तो उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। ऐसा सैलाब आया तो कहा जा रहा है कि 1.5 करोड़ लोग जो है वो खत गुर्बत से नीचे गिर जाएंगे, और जो गुर्बत के अंदर लोग मौजूद हैं उनको खाने के लाले पड़ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि इतनी बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में लोग हैं जो बहुत वल्नरेबल हैं, जो बहुत कमजोर हैं, क्योंकि उनको तालीम नहीं दी गई, उनको सेहत नहीं, उनके लिए रोजगार की फराहमी का बंदोबस्त नहीं किया गया, ज़राअत पर तवज्जो नहीं दी गई, लाइफ स्टाक पर तवज्जो नहीं दी गई, फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन पर तवज्जो नहीं दी गई। इन सब लोगों के कोई अकाउंट होता, थोड़ी थोड़ी सेविंग होती जो आज के दिन उनके काम आती। तो हल ये है कि लोगों को पॉलिसी के सेंटर पे रख के एलिटिस्ट इकोनॉमी को तब्दील किया जाए। या एलिटिस्ट इकोनॉमी जिसमें माशरे के एक छोटे से हिस्से को 75 साल तक पाया पाला रजाया है, अब ये नहीं चल सकता। अब ये पूरे मुल्क को ले जाएगी। आपको एक मुख्तलिफ तरह की इकोनॉमी और मुख्तलिफ तरह की पॉलिसी की जरूरत है। ठीक है ज़ैगम साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, टाइम कम है। जी सलमान आबिद साहब। देखिए, मैं तो इस पाकिस्तान का जो हालिया बुरहान है इसको महज सियासी और माशी बुरहान नहीं समझता, और ना मैं इसे सिर्फ गवर्नेंस का बुरहान समझता हूँ। ये पूरा एक रियासती बुरहान है। हमें अपने पूरे रियासती स्ट्रक्चर को रीडिफाइन करना है। उसमें गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट हैं, उसमें अकाउंटेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट हैं, उसमें डिलीवरी के कॉन्टेक्स्ट हैं, उसमें रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग है। क्योंकि देखिए, जब हमने तवज्जो नहीं देनी ओवरऑल क्राइसिस को, तो ये जो छोटे छोटे फिर क्राइसिस आते हैं ना, फिर एक बड़ी क्राइसिस के अंदर तब्दील हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि ना हमारी हुकूमतें उस तरह से परफॉर्म करती हैं, ना हमारे रियासती इंस्टीट्यूशन उस तरह से परफॉर्म करते हैं, और ना सोसाइटी उस तरह से परफॉर्म करती हुई नजर आती है, जिसकी वजह से हम क्राइसिस दर क्राइसिस का शिकार हो रहे हैं। और मैं बार बार एक जुमला कहता हूं कि मुझे लगता है जैसे हम पाकिस्तानी जो है वो बाकायदा एक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बनते जा रहे हैं। जिस भी महकमे में, जिस भी इदारे में बैठे हुए हैं, हम रेजोल्यूशन कम कर पा रहे हैं, हम क्राइसिस को और ज्यादा संगीन करते जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इस क्राइसिस को एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर को एक जगह बैठना होगा। उसके बगैर ये मसला हल नहीं होने वाला। ना PTI हल कर सकती है, ना PMLN कर सकती है, ना पीपल्स पार्टी कर सकती है, ना फौज अकेला कर सकती है। अगर ये सब बैठेंगे नहीं और पाकिस्तान के रियासती स्ट्रक्चर को रीडिफाइन नहीं करेंगे, रीडिजाइन नहीं करेंगे, रिविजिट नहीं करेंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान एक ओवरऑल गवर्नेंस के क्राइसिस से बाहर नहीं निकल सकता। जी इस्माइल कासिम साहब। नहीं, कोई पॉलिसी नहीं है। दुआ डियरली होप कि आ जाए। गरीब आवाम का असल में कुछ इंपॉर्टेंस नहीं होती, इसीलिए कोई पॉलिसी मेकिंग भी नहीं की जाती और उनको इग्नोर किया जाता है। प्रिवेंटिव मेजर्स पे तवज्जो देनी चाहिए पहले से, और अलार्म बेल्स बजने चाहिए, मतलब लॉट्स ऑफ स्टफ दैट कैन बी डन। लेकिन अगर गरीब आवाम को इंपॉर्टेंस दी जाए तो
बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अब सवाल यह है और मसला यही है कि गरीब आदमी की कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ उसकी एक अहमियत बहुत है, और अगर समझें तो ये बहुत बड़ी है कि उसका वोट है, और वोट की वैल्यू है जिस पर ये इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठते हैं, और उसी की जंग में ये उसी आदमी को ही भूल जाते हैं, उसी वोटर को ही भूल जाते हैं जिसकी वजह से ये वहाँ पर होते हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह।